तो अब सबसे पहले जो हमारा इसमें स्टेप होता है वो है फ़िज़िकल चेक का। फ़िज़िकल चेक में हम एयर गन से स्टार्ट करते हैं। एयर गन को बॉक्स में से निकाला जाता है, चेक किया जाता है कि इसका बुकलेट इसके साथ है, इसके अंदर जो ओरिंग किट्स या जो भी इसके साथ एक्सेसरीज़ आनी चाहिए, 2 मैगज़ीन, वो सारी चीज़ें इसके साथ हैं। उसके बाद इसको निकाला जाएगा इसकी थैली में से। अच्छा, थैली में से निकालने के बाद इसको हम फिज़िकली एयरगन को चेक करेंगे कि इस पे कोई स्क्रैचेस ना हो या कोई चीज़ डैमेज ना हो, या वुड का जो स्टॉक होता है, अब जैसे ये पीस है, ये इसके पीछे से निकल के गिर गया बाहर, इसको हम लगा देंगे। तो ये मेक श्योर किया जाता है कि अगर वुड का स्टॉक है तो वो कहीं से क्रैक तो नहीं है, या कोई और मज़ीद कोई डैमेज तो नहीं है, कोई गेज के अंदर कोई क्रैक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। तो ये फ़िज़िकल चेक हो जाता है कि फ़िज़िकली एयरगन ठीक है। तो ये हमारा पहला जो चेक है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है जो सबसे कॉमन इशू है पीसीपी का, वो है लीकेज। तो हम इसको एयरगन को कुछ एयरगन्स 250 बार तक या 200 बार तक भरी हुई आती हैं, उनमें लीकेज टेस्ट इस तरह हो जाता है कि अगर वो डब्बा खोलते हुए चेक करते हुए 250 बार पे या 200 बार पे हैं तो इसका मतलब उसमें लीकेज नहीं है, क्योंकि कंपनी से भर के आई है, इतने टाइम में लीकेज नहीं हुई। और अगर कोई 100 बार पे आती है या 50 बार पे आती है या कुछ ज़ीरो पे आती हैं, कुछ टर्किश एयरगन्स हैं या कुछ हाई एंड एयरगन्स हैं, एफएक्स वगैरह या एयर मैक्स वगैरह, तो उनको फिर भरा जाता है मैक्सिमम प्रेशर तक, 250 तक या 300 तक। अब इस केस में हमने इसको कल 300 बार पे भरा था एयरगन को चेक करने के लिए, और ये अभी तक अपना प्रेशर मेंटेन कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये लीकेज टेस्ट भी पास कर गई है, और हम इस पर प्रेशर भी लिख देंगे कि ये इस प्रेशर पे हमने टेस्ट कर ली है। लीकेज टेस्ट करने का देखें सिंपल तरीका ये है कि अगर गन में थोड़ी सी भी लीकेज होगी तो 200 बार पे भी भरेंगे उसको, तो आपकी नीडल को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगले दिन आपको प्रेशर कम नज़र आएगा। तो वो लीकेज टेस्ट हो जाता है। अब इसको चेक करने में कितना टाइम आपको चाहिए? पूरा दिन अगर हम छोड़ देंगे तो कस्टमर कहेगा कि मैंने तो पेमेंट कर दिया, आप मेरी गन क्यों नहीं भेज रहे? तो हम कम से कम 1 या 2 घंटे उसको रख के इतना चेक कर लेते हैं कि कोई वाज़े लीकेज ना हो रही हो। अगर प्रॉपर हम चेक करें तो वो अगले दिन उसूलन भेजनी चाहिए हमें, लेकिन यकीनन कोई भी आप में से हमें इतना टाइम नहीं देगा कि ठीक है मेरी गन कल भेज देना। हर बंदा पेमेंट करने के आधे घंटे के अंदर बाद रसीद मांगना शुरू कर देता है। बिल्कुल आपका हक है और बिल्कुल हम इसको समझते हैं, तो हम इसको इस तरह 1 घंटे 2 घंटे फिर भी मेक श्योर कर लेते हैं कि लीकेज ना हो। वैसे तो अंदाज़ा हो जाता है, कुछ एयरगन 100-150 बार पे भी भरी हुई होती हैं, उनको फिर भी हम भर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेप आता है स्कोप फिटिंग का और स्कोप ज़ीरोइंग का। अब आप सोचेंगे कि हमने स्कोप फिटिंग और स्कोप ज़ीरोइंग अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं, ये तो एक ही चीज़ हुई। ये एक चीज़ नहीं है, ये इसमें फ़र्क है। स्कोप फिट करना कदरे आसान है, स्कोप को ज़ीरो करना एक मुश्किल काम है जो कि हर कोई नहीं कर पाता। अक्सर मार्केट में जो पुराने ज़माने के मिस्त्री हैं वो क्या करते हैं कि स्कोप ज़ीरो करने के लिए बोर साइटर लगाते हैं, आगे लाइट लगाते हैं और उसको स्कोप को ज़ीरो कर देते हैं। आप फील्ड में लेके जाएंगे वो लगेगा ही नहीं जगह पे, क्योंकि बोर साइटर एक एक्यूरेट डिवाइस नहीं है। वो आपको करीब से करीब तक तो रिज़ल्ट दे देगा लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं देगा। हमारे पास जो स्कोप ज़ीरोइंग की जाती है वो फायर करके एक्चुअल टारगेट पे हम टेस्ट करते हैं, ताकि हमें क्लिक्स का भी अंदाज़ा हो जाए, सब चीज़ें, सब सारे एरर उसके अंदर डिटेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो अब हम स्कोप फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि स्कोप फिटिंग का प्रोसेस किस तरह किया जाता है। तो अब इस प्रोसेस जो ये टेस्टिंग है इसके हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं, जो कि है स्कोप फिटिंग। अच्छा, स्कोप फिटिंग से पहले हम इस स्कोप को भी चेक कर चुके हैं कि इसका जूम वगैरह काम कर रहा है, इसका फोकस काम कर रहा है। तो सिर्फ एयरगन चेक नहीं हो रही, साथ में आपका स्कोप भी चेक हो रहा है। अब स्कोप को हमने फ़िट कर लिया है माउंट के साथ
फिट हो गया ये स्कोप। माउंट के साथ स्कोप फिट हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको टाइट नहीं किया है। अब टाइट करने से पहले हम इसका लेवल अलाइन करेंगे इसको। ये दो चीज़ें होती हैं, ये डिवाइसेस होती हैं बबल लेवल्स, ठीक है। एक बबल लेवल हमारा लगता है गन की बैरल पे, क्योंकि मेन मकसद है हमारी बैरल और स्कोप, ये दोनों चीज़ें अलाइन एक साथ होनी चाहिए। बैरल में से जो छर्रा निकल रहा है वो स्कोप के साथ अलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा जो हम रखेंगे, पहले हम गन को सीधा रखेंगे कि हमारी गन स्ट्रेट है या नहीं है। अभी ये यहाँ पे स्ट्रेट हो गई है गन, ये हमें लेवल बता रहा है। और उसके बाद हम इस वाले लेवल को सेट कर लेंगे और एक जगह टाइट कर देंगे जहाँ पे ये सेंटर है। अब ये दोनों लेवल अलाइन हो चुके हैं, हमारी गन सीधी है, हमें इससे पता चल रहा है। अब हमें अपनी स्कोप को चेक करना है कि स्कोप हमारी गन के साथ अलाइन है या नहीं है। तो जहाँ पे कुछ स्कोप्स में जगह दी हुई होती है, इसमें जगह नहीं दी हुई, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे टर्रेट पे, और अगर थोड़ी बहुत इसमें मिस अलाइनमेंट है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, मैच करेंगे बेसिकली गन के साथ। गन की और स्कोप की अलाइनमेंट मैच हो जानी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये सेंटर है और ये भी सेंटर है। इसको ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो टर्रेट्स हैं वो ऊपर या नीचे और लेफ़्ट या राइट काम करती हैं। अगर स्कोप में थोड़ा सा भी टिल्ट होगा तो आप टर्रेट को तो ऊपर नीचे कर रहे होंगे, लेकिन वो सीधी ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट होने के बजाय इस तरह इस पोजीशन में जाएगी, या ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाएगी, तो उसमें आपका ज़ीरो होगा ही नहीं और आप परेशान हो जाएंगे। तो अब हम बैरल के साथ अपनी स्कोप को अलाइन कर चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको टाइट करेंगे, इतना टाइट करेंगे कि इसमें मूवमेंट ना हो मज़ीद। तो बेसिकली ये अलाइन करने के बाद गन को हम चेक करेंगे कि हमारा आई रिलीफ ठीक है। जो हमने कस्टमर को स्कोप ज़ीरो करके दी है वो बिल्कुल ओके है, जूम वगैरह ओके है, फोकस ओके है, अलाइनमेंट ओके है, सारी चीज़ें ओके हैं। इसकी जो टर्रेट है, इसका चूँकि हमने कैप खोल दिया है, टर्रेट्स हम चेक करेंगे, टर्रेट्स ओके काम कर रही हैं। फ़िलहाल ये फ़िज़िकली चेक हो गई है, तो अब हम इसको टाइट कर देंगे। इसका जो प्रोसेस है वो आप सब जानते ही हैं ऑलरेडी। तो अब इसको वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, स्कोप को फिट करते हैं। तो जैसा कि हम स्कोप फिटिंग के प्रोसेस पे थे, स्कोप हमारा फिट हो चुका है। इसके साइड के स्क्रूज़ हम टाइट कर देंगे। फ़िलहाल हमने चूँकि इसको ज़ीरो करना है तो ये टाइट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ हमारी टिक हो जाएगी जो कि है स्कोप फिटिंग। अब ये स्कोप एयरगन के ऊपर फिट तो हो चुकी है, लेकिन स्कोप और बैरल की अलाइनमेंट अभी नहीं हुई है, जिसको हम ज़ीरोइंग कहते हैं, ठीक है। तो अब ज़ीरोइंग के लिए जो प्रोसेस है वो क्या होता है, या तो हम बोर साइटर लगाएं और इसको बोर साइटर के हिसाब से टर्रेट घुमा के एडजस्ट कर दें। दूसरा तरीका क्या होगा कि हमारे पास जो रेंज है, जो कि आप देख रहे हैं तकरीबन 20 यार्ड्स 20 मीटर्स है, हम एक्चुअल टारगेट लगाएं, उस टारगेट पे पैलेट को फायर करें और जो भी एडजस्टमेंट है उसको कर दें। इससे हमें दो फ़ायदे होते हैं। दो फ़ायदे ये हैं कि एक तो कस्टमर को जब गन मिलेगी वो सिर्फ इन दोनों स्क्रूज़ को फिट करेगा, टाइट करेगा, और गन अपनी जगह पे ज़ीरो मिलेगी। दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि अगर माउंट के अंदर कोई मसला है या स्कोप के अंदर कोई मसला है, टर्रेट्स काम नहीं कर रहे, या टर्रेट्स क्या कहते हैं, क्लिक्स ख़त्म हो रहे हैं,
अक्सर मसला है कि क्लिक्स ही ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो मतलब करते करते नीचे मार रही है स्कोप, ऑप्शन ही नहीं है कि नीचे कर सकें। वो माउंट्स की इम्परफेक्शन की वजह से होता है। जो ये थोड़ा लो क्वालिटी माउंट्स होते हैं, इनमें कोई ऊपर आगे वाला ऊंचा है, पीछे वाला नीचा है, आपकी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो बजाय ये चीज़ आपको मिलने के बाद चेक हो रही हो, ये हमारे पास ही चेक हो जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता माउंट्स में कोई मसला है, हम यहाँ से अपना दूसरा माउंट निकालेंगे, ये प्रोसेस दोबारा करेंगे। चेक करने के बाद अगर ये आधा एक घंटा हमने इस पर लगा दिया और ये ज़ीरो नहीं हुई, तो आपको भेज नहीं देंगे कि ये चलो कस्टमर जाने और उसका काम जाने। ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, मतलब जो आधा घंटा हमने अभी आपके सामने तकरीबन आधा पौन घंटा हो चुका है, वो सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका टाइम बचता है, आपको परेशानी बचती है। तो चलें अब इसको हम ज़ीरोइंग करते हैं। ज़ीरोइंग के लिए हम अपना एक मैगज़ीन ले लेते हैं और एक टारगेट हम लगाएंगे। अभी हम एक्यूरेसी टेस्टिंग नहीं कर रहे ना, तो हम सिर्फ टारगेट लगा के इसको ज़ीरो कर रहे हैं। तो हम इसको अभी चेक नहीं करेंगे, हम दूसरा टारगेट लगाएंगे और ज़ीरोइंग करेंगे। तो अब हमने एक मैगज़ीन इसमें फ़िल कर लिया है और अपनी जो गन है उसको हमने रेस्ट में फ़िट कर लिया है। अभी तक कोई सेटिंग नहीं हुई है, हमने मैग्नीफिकेशन वगैरह चेक कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि स्कोप अभी चेक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे कि हमने गन को फ़िल किया हुआ है, अब हमने जो टारगेट लगाया हुआ है हम उस पर फायर करेंगे और गन को ज़ीरो करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में ज़ीरो हो सके। तो चलिए देखते हैं कि कितना हमें इसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता। माउंट अभी हमने फ़िट किए हैं, टाइट किए हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइटनेस रहती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहीं पे चेक कर लेते हैं कि टाइट हो गए हैं। ये टाइट हो चुके हैं। अब हम टारगेट पे जाके देखते हैं कि कितना फ़र्क आता है। तो अब हम पहला शॉट ले रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैच 8 हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी बैच 6 यूज़ कर रहे हैं। मिडिल वाले टारगेट पे मैंने एम किया हुआ है। थोड़ा सा टारगेट से लेफ़्ट जा रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ लेफ़्ट और राइट एडजस्ट किया है। अब एक फायर और करते हैं सेंटर में, एक फायर और करते हैं, एक फायर और करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रुपिंग करना शुरू हो गई है एक ही जगह पे, सिर्फ हमें डाउन एडजस्ट करना है। अब मैं गयास भाई से कहूँगा कि ज़रा इधर आइए। तो जैसा आपने देखा कि पहले हमारा शॉट बिल्कुल राइट पे जा रहा था, हमने इसकी एडजस्टमेंट राइट पे लेके गए, इतना लेके गए कि हमारी राइट लेफ़्ट की जो अलाइनमेंट है वो ज़ीरो हो जाए। अभी भी इसमें अप डाउन मतलब डाउन की एडजस्टमेंट बाकी है, तो वो मैं आपके सामने करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। मैं तकरीबन एक हाफ़ मिल डॉट नीचे लग रहा है, तो हाफ़ मिल डॉट में इसको एडजस्ट करूँगा ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब ये जो एक्यूरेट ज़ीरोइंग है ना, जो हमने अभी इस वक्त की है, ये कभी भी एक्चुअल टारगेट पे फायर किए बगैर पॉसिबल नहीं है। आप कितना ही बोर साइटर लगा लें, बोर साइटर थोड़ा सा भी हिल जाएगा, आपकी ज़ीरोइंग आउट हो जाएगी। ये ज़ीरोइंग जो भी हमने की है, ये कस्टमर के पास जब गन डिलीवर होगी वो वापस फिट करेगा, ये डेड ऑन सेंटर मारेगी। मुमकिन है कोई एक आध मिलीमीटर आगे पीछे हो जाए तो हो जाए, वो कस्टमर आराम से सेट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो फिटों का या इंचों का फासला आ रहा हो। तो अब हमने इसको सेंटर में ज़ीरो कर लिया है, फिर भी हम फाइन ट्यून एक आध क्लिक का देखते हैं। आप टारगेट पे लेके जाएं, अब देखें कि कहाँ हिट करता है। अब जो टारगेट हम हिट करेंगे वो सेंटर नहीं होगा, वो सेंटर से लेफ़्ट वाला होगा, ताकि हमें एक क्लियर व्यू मिल सके।
तो अब जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको जो एडजस्टमेंट बताई थी, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तो पहला शॉट हमने इसको एम करके लिया, ये लगा राइट पे, हमने अपने स्कोप को ज़ीरो किया, राइट पे एडजस्ट किया तो डाउन था, 3 शॉट मारे, डाउन लग रहा था। डाउन करने के बाद हमने इसकी अप डाउन की थोड़ी सी एडजस्टमेंट की तो ये बिल्कुल सीध में ऊपर आ गया। हमने इस पे एम लिया तो ये थोड़ा सा हल्का सा राइट है। अब ये हल्का सा राइट है तो हमने इसको 5 शॉट लिए, क्योंकि माइनर एडजस्टमेंट करने से पहले थोड़े से शॉट्स ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक आध शॉट आगे पीछे हो जाता है। तो अब ये थोड़ा सा हमें राइट महसूस हुआ तो हमने इसको सेंटर से हल्का सा एक आध क्लिक लेफ़्ट पे राइट पे लिया। तो अब ये जो हम टेस्टिंग करेंगे वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, मतलब स्कोप ज़ीरोइंग हमारी हो चुकी है। स्कोप ज़ीरोइंग के बाद अब हम अपना एक्चुअल टारगेट लगा के इसकी एक्यूरेसी टेस्टिंग करते हैं, जो कि इस वाले टारगेट पे होगी। तो अब आप देखेंगे हमारा स्कोप ज़ीरोइंग वाला स्टेप भी हो चुका है। क्रोनो टेस्ट हम एक्यूरेसी टेस्टिंग के बाद करेंगे। एक्यूरेसी टेस्टिंग हम 20 मीटर्स पे अंजाम देंगे। वैसे तो एक्यूरेसी टेस्ट इस शीट पे हो ही चुका है आपके सामने ये ग्रुप, लेकिन चूँकि हम कस्टमर को एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बेचते हैं तो हम कस्टमर के लिए एक वो बनाएंगे। तो अब हम अपने टारगेट को एक्यूरेसी टेस्टिंग के लिए इस पे लगाएंगे। और हम चेक करते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसको सपोर्ट देने के लिए एक आध पिन और लगा देते हैं ताकि कहीं ये रास्ते में गिर ना जाए। तो अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में टेस्ट करेंगे। 5 शॉट्स का ग्रुप लेंगे। तो अब हम जो चेक कर चुके हैं एक्यूरेसी, ये हमने चेक की है बैच नंबर 6 पे जो 2025 की शिपमेंट है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। बैच 0, बैच 6, बैच 8 कोई सा भी हो जो 25 की शिपमेंट है उसमें सारे ही अच्छे चल रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा उसको रिज़ल्ट को देख लें, अब ये 5 शॉट्स का हमने एक ग्रुप लिया है। तो इसको अगर हम शीट को सही कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये 5 शॉट्स हैं। थोड़ा सा ये अभी भी राइट पे लग रहा है, मुमकिन है हमने ज़ीरोइंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट की हो। तो बहरहाल इसको हम 2-3 क्लिक्स एडजस्ट कर लेंगे, या कस्टमर जब रिसीव करेगा एडजस्ट कर लेगा। ये है कि बिल्कुल एक सेंटर आ चुका है, ठीक है। वो अक्सर ऐसा होता है कि स्क्रू ज़्यादा टाइट हो जाए, लूज़ हो जाए, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारा एक्यूरेसी टेस्ट भी 20 मीटर्स पे हो चुका है। और ये एक्यूरेसी टेस्टिंग से आपको क्या फ़ायदा हुआ, एक तो आपकी गन चेक हुई कि अंदर कहीं छर्रा टकरा तो नहीं रहा, क्लिपिंग तो नहीं हो रही। दूसरा आपका इनडायरेक्टली एक्यूरेसी भी चेक हो गई, रेगुलेटर सही परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि अगर रेगुलेटर बहुत इनकंसिस्टेंट होता तो एक छर्रा यहाँ होता, एक छर्रा नीचे होता। आपका स्कोप चेक हो गया कि स्कोप 0 होल्ड कर रहा है। आपका स्कोप चेक हो गया कि क्लिक्स ख़त्म नहीं हो रहे। माउंट्स चेक हो गए। कितनी सारी चीज़ें चेक होती जा रही हैं। और आप ये देखिए कि हमारा टाइम कितना लगता जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये प्रोसेस इसलिए करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो तकरीबन हमें ये वीडियो स्टार्ट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। फिलिंग वगैरह भी हमने बीच में करके रखी हुई थी, वरना शायद 1.5 घंटा लग जाता, क्योंकि फिलिंग इसको पहले खोला जाता है, लाइट का इंतज़ार किया जाता है। मिसाल अगर लाइट नहीं है तो कंप्रेसर नहीं चल सकता, फिर 1 घंटे हम इंतज़ार करेंगे, लाइट आएगी, कंप्रेसर चलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आखिर में हम क्रोनो टेस्ट इसका कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी स्टेप जो है वो क्रोनो टेस्टिंग का रह गया है। और इसका जो रेगुलेटर है उसको हम नहीं छेड़ते इस प्रोसेस में। रेगुलेटर तकरीबन मेरा ख्याल है 170-180 बार्स पे कंपनी से सेट है, उसको हम नहीं छेड़ते क्योंकि वो ट्यूनिंग के ज़ुमरे में आ जाता है।
और अगर कोई स्लग के लिए यूज़ करना चाह रहा है तो वो वैसे भी हाई पावर पे ही चलाएगा। तो रेगुलेटर की सेटिंग हम नहीं छेड़ रहे इस वक्त। अच्छा, अब हम एक मैगज़ीन इसको फायर करेंगे और इसकी रेगुलेटर टेस्टिंग कर लेंगे। चूँकि एयरगन जब नई होती है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एयरगन जो नई होती है उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको वो कोई एफएक्स इम्पैक्ट वाला स्टैंडर्ड डिविएशन देगी। तो ज़ाहिर है ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। जब नए स्प्रिंग्स होते हैं, नई सील्स होती हैं, वो एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं। तो रेगुलेटर जब नया होता है हमेशा वो उसमें वेरिएशन होती ही होती है, लेकिन आपको ये चेक हो जाता है कि रेगुलेटर काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। मिसाल है, अगर एक शॉट में 50 से 60 FPS की वेरिएशन, तो इसका मतलब ये है कि रेगुलेटर के अंदर कोई इशू है। 20 से 25 एक नए रेगुलेटर के लिए नॉर्मल है। अगर 10 से 15 है तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन टाइम के साथ साथ रवां हो जाता है रेगुलेटर और सेट हो जाता है। उसकी जो सील होती है वो अपनी जगह बनाती है, तो क्रीपिंग भी कम हो जाती है, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। अब हम जो चेक कर रहे हैं ना, वो ये चेक कर रहे हैं कि कस्टमर को ये पता हो कि गन कितनी पावर के साथ शिप हो रही है। तो अब हम जो है वो अपना क्रोनोग्राफ टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमने अपना FX क्रोनोग्राफ सेटअप कर लिया है। एक मैगज़ीन हमने JSB 18 ग्रेन का फिल कर लिया है। ये ओरिजिनल JSB 18 ग्रेन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। ऐसे यहाँ से तो कभी भी नज़र नहीं आएगी, यहाँ से दिखाइए, ये कनेक्ट हो गई है और ये हमारा व्यू शॉट आ गया है। तो अब हम चेक करते हैं। सिंगल शॉट ट्रे हम निकाल देते हैं और मैगज़ीन लगा लेते हैं। हर शॉट के बीच में 5 से 6 सेकंड का गैप हमेशा देना चाहिए ताकि रेगुलेटर को थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिल सके। ये पैलेट सॉर्टेड नहीं है, गन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। गन जो है वो ब्रेकिंग इन में भी टाइम लेती है। पैलेट्स अनसॉर्टेड होने की वजह से भी रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है। तो ये बिल्कुल रॉ रिजल्ट आपके सामने है। ये कोई ट्यून्ड गन नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स गन है जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसकी एक्यूरेसी भी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ शेयर की है। और ये सारा प्रोसेस कस्टमर को जाने से पहले हो रहा है। ये सब कुछ इतनी मेहनत से इसलिए है कि कस्टमर को जो चीज़ मिले वो उसमें कस्टमर को कोई परेशानी ना हो और इंशाल्लाह कस्टमर इसको एंजॉय करे। ये FX क्रोनोग्राफ है, ये कोई चाइनीज़ क्रोनोग्राफ नहीं है। चाइनीज़ क्रोनोग्राफ होता है कभी इसमें एरर आ सकता है, कभी कुछ फ़र्क आ जाता है, इसीलिए हमने जो क्रोनोग्राफ रखा हुआ है वो FX है। इसमें एक फ़ायदा में और भी होता है, आप ये नीचे टाइम स्टैम्प्स देख रहे हैं, हर शॉट के साथ टाइम स्टैम्प आ रही है। इससे कस्टमर को भी ये इत्मीनान रहता है कि ये गन वाकई मेरी जिस टाइम गन भेज रहे थे उसको चेक हुई, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जब हम डेटा को सेव करेंगे एप्लीकेशन में। अब आप देख रहे हैं कि 2 शॉट थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, ये परफेक्टली नॉर्मल है ब्रांड न्यू गन में, क्योंकि पैलेट की वजह से भी हो सकता है और रेगुलेटर थोड़ा टाइम ले रहा होता है। कोई पैलेट भारी है, कोई पैलेट हल्का है, तो ये 10-15 ऊपर नीचे हो सकता है। ये रीड नहीं हो सका, शायद बैटरी लो हो रही है क्रोनोग्राफ की बात। हम चेक करते हैं दोबारा शॉट लेके। एक शॉट जो हमारा रह गया है वो हम फिल कर सिंगल शॉट चला लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये अनसॉर्टेड पैलेट्स में इस तरह के पैलेट्स भी होते हैं। अगर आप इसको फोकस करें, अभी मेरे हाथ में ही पैलेट है, तो इनमें ये इशूज़ आ जाते हैं कि FPS ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि ये जो पैलेट्स हैं ये कोई हमने सॉर्टेड नहीं रखे होते हैं, इनमें मिक्स पैलेट्स होते हैं। दोबारा एक शॉट हम और ले लेते हैं। एक शॉट और ले लेते हैं। तो एक आध शॉट बीच में इस तरह का आ जाना नॉर्मल, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को अपने पास सेव करेंगे, न्यू स्ट्रिंग करेंगे, पुरानी स्ट्रिंग को सेव करेंगे और एक फ़ोटो ले लेंगे हम इसके सीरियल नंबर के साथ। इससे कस्टमर को भी ये श्योरिटी रहेगी ये उनकी गन की ही क्रोनोग्राफ है। और बाद में भी कभी अगर वो देखना चाहें तो वो टाइम स्टैम्प के साथ अपने शॉट्स चेक कर सकते हैं कि जब उनकी गन शिप की गई थी तो किस पावर पे थी और वो क्या रिजल्ट दे रही थी। बीच में एक आध शॉट जो ये 942 937 ये कभी पैलेट के वजन की वजह से और कभी नई गन होने की वजह से आ जाता है, लेकिन हमें ये एहसास हो रहा है ये रिजल्ट देख के और ये एक्यूरेसी देख के कि गन परफेक्टली परफॉर्म कर रही है। इट्स परफेक्ट। ये मैंने साइन भी कर दिया और आखिर में शूटर जेन की स्टैम्प आ गई। जो रीडिंग हमें यहाँ पे मिली है वो हम इसके अंदर मेंशन कर देंगे। 921 926 928 926 921 926 914 937 921 942 और 919। अब ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर की सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं, गन अल्हम्दुलिल्लाह चेक हो चुकी है। अब जो चीज़ रह गई है वो है पंप। इनके पंप को हम सेट करेंगे,
फिल करके प्लग लगा के चेक करेंगे परफेक्टली फिलिंग कर रहा है। और उसके बाद वो प्रोसेस जो पेमेंट के फ़ौरन बाद पैकिंग का स्टार्ट हो जाना था, अब ये सारी चीज़ें इस हैंड पंप के चेक होने के बाद अब स्टार्ट होगा। तो अब वो आधे घंटे का प्रोसेस होगा जो पैकिंग का था। उस आधे घंटे के प्रोसेस में जो पेमेंट के बाद होना था, उसके बीच में कितना लंबा प्रोसेस है, ये वीडियो इतनी लंबी है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीच में हमने स्कोप की फ़िटिंग की, हमने इसको फिल किया, हमने अपना रेगुलेटर वो क्रोनोग्राफ सेटअप किया। कम से कम भी ये 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस है। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें या तो कोई एक्यूरेसी का इशू होता, कोई ट्यूनिंग का इशू होता कि रेगुलेटर सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, या इसका जो प्रेशर है वो कोई बहुत ज़्यादा या बहुत कम हुआ है, या माउंट नहीं काम कर रहे, तो ये सारी चीज़ें दोबारा हमें रिपीट करनी पड़ती और वही 1-1.5 घंटे का प्रोसेस 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस भी हो सकता था। ये सिर्फ एक ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि ये हमारे पास आया हुआ है। तो एक ऑर्डर में हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे भी लग जाते हैं इसके। अब आप अंदाज़ा करें कि जब हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स हों और सब में यही प्रोसेस रिपीट करना हो तो उन सबको मैनेज करना कितना मुश्किल है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए न सिर्फ मैं अपनी जो एक मैनेजमेंट है वो आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो बना रहे हैं गयास भाई, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है इतने सारे पार्सल्स पैक करने के लिए, कि उनको भी जब तक ये सारा प्रोसेस होके नहीं मिलता वो आपका पार्सल पैक नहीं कर सकते। कोरियर का टाइमिंग शॉर्ट होती है, कभी कोरियर 5 बजे आ रहा है, कभी 4 बजे आ रहा है। और कस्टमर के लिए ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती कि मेरा पार्सल अगर मैंने पेमेंट आज कर दिया तो कल जाए। 4 बजे भी पेमेंट आई है तो पार्सल आज ही जाना चाहिए। हालांकि 4 बजे पेमेंट आई है तो 2 से 2.5 घंटे ये प्रोसेस में लगेंगे, फिर पैकिंग होगी, फिर कोरियर वाला आएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अपने जो 6 स्टेप शिपिंग प्रोसेस है उसकी कुछ डिटेल भी बता सकूँगा, और जो हमारा एक शिपिंग प्रोसेस है वो किस तरह काम करता है उसकी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर कर सकूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी यूज़फुल वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।